और उलझी हुई हंसी का मुकदमा। दरबार की सुबह, जब हंसी ने दरवाजा खटखटाया। एक दिन अकबर के दरबार में दौड़ता हुआ आया एक अजीब सा आदमी। उसके चेहरे पर भयानक गंभीरता और आवाज में कंपन। हुजूर, मेरा नाम है हसमुख लाल, लेकिन अब मैं सिर्फ लाल बचा हूं। अकबर बोले, ऐसा क्यों? हसमुख बोला, मेरी हंसी चोरी हो गई है, और ये चोरी कोई मामूली नहीं, एक खतरनाक साजिश है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट होने ही वाला था कि वो चिल्लाया, जो हंसेगा उसकी भी हंसी छीन ली जाएगी। ये कोई साधारण केस नहीं, ये हंसी की महामारी है। बीरबल बोला, हुजूर, लगता है इस बार अदालत में गवाही नहीं, हंसी देनी पड़ेगी। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस हंसी की चोरी का पता लगाओ। अगर कोई हंसी बेच रहा है तो उसे पकड़ो, और अगर कोई हंसी निगल रहा है तो उसके पेट से निकालो। बीरबल सबसे पहले पहुंचा हास्यपुर मोहल्ला। वहां का सबसे मशहूर आदमी था झूठा हसोड़ी। पूछा, तुमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की? हसोड़ी बोला, मैं तो रोज सुबह हंसी का योग करता हूं, 300 बार हंसता हूं, बिना मतलब। बीरबल ने कहा, अच्छा, जरा एक बार हंस के दिखाओ। हसोड़ी ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, पर हंसी नहीं आई। मुंह से निकला खीन, खून, खा। बीरबल बोला, लगता है तुम्हारी हंसी भी चोरी हो गई है। अब केस 2 लोगों का हो गया। बीरबल अगले गवाह के पास गया, एक दुकान जिसका नाम था ठा का भंडार। यहां हंसी किलो के भाव मिलती है। दुकानदार बोला, साहब, मैंने तो बस लोगों को हंसी बेची है, चोरी नहीं की। बीरबल ने कहा, पर तुम कैसे हंसी बेचते हो? उसने एक डिब्बा खोला। अंदर से निकली आवाज, हा 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 हा, देखिए जनाब, ये रेडियो हंसी, चलाओ और हंस पड़ो। बीरबल मुस्कराया, पर असली हंसी तो दिल से आती है, डिब्बे से नहीं। लगता है तुम्हारी दुकान ही केस की असली जड़ है। अगले दिन दरबार में अकबर बोले, अगर 7 दिनों में हंसी वापस नहीं आई तो पूरा दरबार गंभीरता शिविर में भेज दिया जाएगा, जहां कोई जोक नहीं, सिर्फ उबासी होगी। सभी दरबारी कांप उठे। बीरबल ने एक नकली हंसी बेचने वाला बनकर चौक में दुकान लगाई। बोला, जो हंसेगा उसकी हंसी लौटाऊंगा, लेकिन पहले 2 चुटकुले सुनाओ। एक एक कर दरबारियों की लाइन लग गई। बीरबल ने देखा, कुछ लोग जबरन हंस रहे थे, कुछ चुप थे, पर एक आदमी जो हर हंसी पर ताली बजा रहा था, वो कभी नहीं हंसता। बीरबल की आंखें चमकी। वो ताली बजाने वाला कौन है? क्या वही असली हंसी चोर है, या सबके पीछे है कोई और, कोई ऐसा जो हंसी से नफरत करता है? हंसी के खिलाफ चालबाजी की अदालत, जहां बीरबल पहली बार पेश करेगा गवाह हंसी को। बीरबल और उलझी हुई हंसी का मुकदम ताली बजाने वाला, एक रहस्य से भरा आदमी। पिछले भाग में बीरबल ने देखा था एक अजीब व्यक्ति, वो सबकी हंसी पर ताली बजा रहा था, लेकिन खुद एक बार भी नहीं हंसा, ना मुस्कराया, ना होंठ हिले, बस ताली, ताली, ताली। बीरबल उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? वो बोला, मैं चुप सिंह। बीरबल ने पूछा, हंसी क्यों नहीं आती? चुप सिंह बोला, हंसी मेरी मजबूरी थी, अब आदत छूट गई। बीरबल को शक हुआ, या तो ये आदमी हंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है, या इसका हंसी से कोई पुराना हिसाब बाकी है। राज दरबार में नई समस्या, दरबारियों की हंसी हो गई ऑटोमेटिक। अगली सुबह दरबार में अजीब हाल हुआ। एक मंत्री ने गुस्से में कुछ कहा, बाकी दरबारी हा हा करने लगे। अकबर बोले, क्या हुआ? बीरबल, महाराज, लगता है हंसी पर कोई काला जादू हो गया है। अब लोग चाहे न चाहे हंस रहे हैं, और जो हंसना चाहता है वो रो रहा है। अकबर चौंके, तो अब ये हंसी की महामारी उल्टी दिशा में चल पड़ी है। बीरबल बोला, हमें अब एक हंसी विशेषज्ञ बुलाना होगा, संत ठहाकानंद। संत ठहाकानंद की एंट्री, हंसी को समझने वाला ऋषि। संत ठहाकानंद,
जिनकी हंसी सुनकर हाथी भी मुस्कराता था। आए तो उनकी एंट्री पर खुद चिड़िया हंसने लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, हंसी कोई साधारण चीज नहीं, ये तो आत्मा की भाषा है। अगर किसी ने हंसी को कैद किया है तो उसे सिर्फ हंसी की गवाही से पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने दरबार में डिब्बा रखा। उसमें से निकली हंसी की आवाज। हा 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 हा। संत ठहाका बोले, इस हंसी को सुनो, ये रो रही है। किसी ने इसे बंद कर दिया है और इसकी आजादी छीनी गई है। पूरा दरबार एकदम सन्न। हंसी की आवाज रोते हुए ठहाकों जैसी लग रही थी। बीरबल की योजना, हंसी की अदालत। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें अब एक विशेष अदालत लगानी होगी, जिसमें न गवाह बोलेंगे, न वकील लड़ेंगे, सिर्फ हंसी बोलेगी और अपराधी खुद बेनकाब होगा। अकबर बोले, इस कोर्ट का नाम होगा हंसी बनाम अपराधी। अदालत की शुरुआत और पहला झटका। अगले दिन सब एक अजीब से हॉल में बैठे, जहां दीवारों पर जोक्स लिखे थे, छत से हंसी लटक रही थी और गेट पर लिखा था, जो हंसा वही बचा। पहला आरोपी झूठा हंसोड़ी। बीरबल, इस जोक पर हंसो। राजा ने मंत्री से कहा, चलो दरबार नहीं, सैर करते हैं। झूठा हंसोड़ी, हा 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 हा। बीरबल, गिरफ्तार करो। ये झूठा हंस रहा है, पर इसकी हंसी में सच्चाई नहीं है। ये हंसी चुराकर दूसरों को बेच रहा था। दूसरा आरोपी चुप सिंह। बीरबल ने जैसे ही उसे बुलाया, पूरे हॉल में सन्नाटा। बीरबल, इस पर एक चुटकुला पढ़ो। एक तोता हंसता क्यों है? क्योंकि इंसान की नकल कर रहा है। सब हंसे। चुप सिंह नहीं। बीरबल बोला, तुम ही हो असली हंसी चोर, क्योंकि तुमने बचपन में जब स्कूल में हंसी उड़ाई थी, सबने तुम्हारा मजाक बनाया था। तब से तुमने कसम खा ली थी, अब किसी को हंसने नहीं दूंगा। चुप सिंह चिल्लाया, हां, मैं ही हूं। मैंने सबकी हंसी चुराई, क्योंकि मुझे कभी हंसी नहीं मिली थी। फैसला, हंसी की आजादी। बीरबल ने कहा, हंसी बांटी जाती है, छीनी नहीं जाती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी हंसी मिले, तो पहले दूसरों को हंसाओ। बीरबल ने सभी से कहा, चलो एक बार दिल से हंसो और उसे भी हंसाओ जो कभी नहीं हंसा। सबने मिलकर ताली बजाई और चुप सिंह की आंखों से आंसू निकले, पर वो आंसू नहीं थे, हंसी के पहले बीज थे। और फिर पहली बार चुप सिंह भी हंसा, धीरे धीरे, फिर जोर से, हा 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 हा। और इस तरह बीरबल ने एक अनसुनी, अनकही हंसी को वापस दिलों में लौटा दिया। बीरबल और हंसी का अंतिम इम्तिहान। एक नई चटपटी अकबर बीरबल की अनसुनी कहानी। दरबार का माहौल अजीब था। सबके चेहरे पर मुस्कान की जगह चुप्पी थी। खबर फैली थी, हंसी का आखिरी दिन आ गया है, क्योंकि राज्य में एक श्रापित साधु आया था, जिसने घोषणा कर दी, जिसने भी हंसी, मजाक या कोई चुटकुला बोला, उसकी हंसी पत्थर बन जाएगी, और जो ज्यादा हंसा, वो खुद मूर्ति बन जाएगा। अकबर परेशान, बीरबल चिंता में, सारा राज्य डर के मारे चुप। यहां तक कि जोकर भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। बीरबल ने हल निकालने की ठानी। रात में वो छुप कर गया उस श्रापित साधु के पास। बीरबल, महाराज, आपने तो हंसी ही छीन ली लोगों से, ऐसा क्यों? साधु कड़क आवाज में, हंसी ही सबसे बड़ा भ्रम है, जिससे लोग सच्चाई भूल जाते हैं। बीरबल धीरे मुस्कुराते हुए, तो क्या आप कभी हंसे नहीं? साधु, कभी नहीं। बीरबल, सच्ची? साधु, कसम से। बीरबल, अच्छा, तो एक चुटकुला सुना दूं? साधु गुस्से से, एक भी हंसी आई तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। बीरबल मुस्कुराया और सबसे बेतुका चुटकुला सुनाया। एक बार अकबर बोले, बीरबल, दरबार में खटमल घुस आया है, उसे पकड़ो। बीरबल बोले, जहांपना, क्या खटमल भी अब मंत्रियों की तरह पगड़ी पहनने लगे हैं? श्रापित साधु ने खुद को रोका, होंठ फड़के, फिर पेट पकड़कर हंसी छूट गई, और उसी पल
वो श्राप टूट गया। साधु बोला, हे बीरबल, तुम्हारी हंसी ने मेरी तपस्या भंग की, पर दिल जीत लिया। ये लो हंसी का वरदान वापस राज्य को। अगले दिन दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। सब नाचे, सब झूमे, पर बीरबल शांत रहा। अकबर ने पूछा, तुम क्यों नहीं हंस रहे बीरबल? बीरबल बोला, जहांपना, मैं हंसी की कुर्बानी दे चुका हूं ताकि हंसी वापस आए। अब मेरी हंसी दूसरों के चेहरे पर है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छाया। फिर पूरा दरबार बीरबल के नाम से गूंज उठा। बीरबल जिंदाबाद, बीरबल अमर रहें। बीरबल और बोलने वाली तलवार। अगर एक तलवार बोले और बोले कि मैंने कत्ल किया है, तो क्या उस पर यकीन किया जाए? या तलवार भी झूठ बोल सकती है? एक दिन अकबर बादशाह के पास एक किसान आया, कांपता हुआ, घबराया हुआ। किसान, जहांपनाह, मेरे बेटे का कत्ल हो गया और मेरी पुरानी तलवार ने खुद कहा मैंने मारा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसान बोला, नहीं हुजूर। जैसे ही मैंने तलवार को हाथ में लिया, उसमें से आवाज आई, मैंने खून किया है, मुझे सजा दो। अब यह बात पूरे महल में आग की तरह फैल गई। कुछ बोले ये कोई जादू है, कुछ बोले तलवार शापित है। लेकिन अकबर ने कहा, इस रहस्य को सुलझा सकता है तो सिर्फ बीरबल। बीरबल ने तलवार को देखा। तलवार पुरानी थी, लेकिन धार अभी भी तेज थी। फिर उसने एक सेवक को बुलाया और कहा, इसे एक बार छूकर बताओ क्या महसूस होता है। जैसे ही सेवक ने तलवार पकड़ी, वो कांप उठा और चीखने लगा। इसने कहा, मैंने खून किया है। अब तो सभी डर गए। बीरबल कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया और बोला, जहांपनाह, ये तलवार नहीं बोलती, बोलता है वो जिसने इसे छुप कर छुआ। सब चौंक गए। बीरबल ने एक बर्तन में गुनगुना पानी मंगवाया और तलवार को उसमें डुबो दिया। कुछ देर बाद तलवार की मूठ से छोटा सा खोल निकलकर ऊपर आ गया और उसमें छुपा था एक बेहद बारीक, सुनने में मुश्किल लेकिन बोलने वाला यंत्र। बीरबल ने बोला, इस किसान ने ही इसमें ये यंत्र डलवाया ताकि वो अपने बेटे की मौत का इल्जाम किसी पर ना आए और वारिस के नाम पर जमीन हड़प सके। अकबर ने गुस्से में पूछा, पर बीरबल, तुम्हें ये कैसे पता चला? बीरबल बोला, तलवार अगर बोलती तो पहली बार किसान के पास आने से पहले ही बोलती, और ये यंत्र ऐसा था जो सिर्फ तभी सक्रिय होता जब कोई गर्म हाथ से तलवार पकड़ता। सभी दरबारी बीरबल की चालाकी पर दंग थे। अकबर ने किसान को बंदी बनवा दिया। लेकिन जैसे ही बीरबल जाने लगा, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक और तलवार मिली है और उस पर लिखा है, मैं अगला शिकार हूं। अब सवाल यह है, क्या दूसरी तलवार सच में खतरे में है या कोई और नई चाल चल रहा है? और अगला शिकार कौन है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और शिकार की साया। और शिकार की साया। दरबार में सन्नाटा था। सैनिक की आवाज ने जैसे सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। सैनिक, हुजूर, ये तलवार महल के पुराने हथियार खाने से मिली है। इसकी मूठ पर खुदा है, मैं अगला शिकार हूं। अकबर ने तलवार को मंगवाया। तलवार एकदम साधारण थी, पुरानी और जंग खाई हुई, पर उसका संदेश सभी को डरा गया था। अकबर, क्या ये कोई चेतावनी है या किसी साजिश की बुनियाद? बीरबल, जहांपनाह, ये कोई आसान खेल नहीं, पर इसमें कोई न कोई चाल जरूर छुपी है। बीरबल ने तलवार को ध्यान से देखा। ना कोई आवाज, ना कंपन, ना ही कोई यंत्र। लेकिन जैसे ही उसने तलवार के नीचे की ढाल को घुमाया, एक पतली सी कागज की परत बाहर निकली। उस पर लिखा था, जिसने पहले की आवाज सुनवाई, अब वही अगला निशाना बनेगा। अकबर, तुम्हारा मतलब बीरबल, अगला शिकार तुम हो? बीरबल हंसते हुए, अगर मैं डरता तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। अगले ही दिन महल में पहरे बढ़ा दिए गए। बीरबल को विशेष कक्ष में रखा गया।
लेकिन आधी रात को एक नकाबपोश दरबारी चुपके से उस कक्ष में घुसा। जैसे ही उसने बीरबल पर वार करना चाहा, दीवारों से सैनिक निकल आए। पूरा कमरा एक जाल था। बीरबल, झूठी तलवार, झूठी साजिश, और अब असली गुनहगार। सैनिकों ने नकाब हटाया। वो था वही सेवक जिसने सबसे पहले तलवार को पकड़कर चिल्लाया था। बीरबल, इसने किसान के साथ मिलकर योजना बनाई थी। पहली तलवार में यंत्र डलवाया, फिर दूसरी तलवार पर डर का साया डाला, ताकि हम सब भ्रम में रहें और असली मंशा छुपी रहे। महल के हथियार खाने तक पहुंचना और कोई कीमती वस्तु चुराना। अकबर, कौन सी वस्तु? बीरबल, महल की सबसे पुरानी तलवार सिंह गर्जना, जो युद्धों में विजयी रही है। कहते हैं जिसे वो तलवार मिले वो राजा बन सकता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने सेवक और किसान दोनों को कारागार में डलवाने का आदेश दिया। अकबर, बीरबल, तुम्हारी अक्ल हमेशा रहस्य को पराजित करती है। बीरबल, मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, तलवारें बोलती नहीं, उन्हें चलाने वाले बोलते हैं। लेकिन तभी एक और चिट्ठी मिली बीरबल को। एक गुप्त संदूक से निकली हुई। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब बारी अकबर की। क्या अब शिकार खुद बादशाह है? कौन है वो रहस्यमयी साजिश करता, और कौन चला रहा है इन सबकी डोर? जानिए अगले भाग में। बीरबल और सिंह गर्जना की खोज। महल की हवाओं में अब साजिश की गंध साफ महसूस होने लगी थी। बीरबल को मिली चिट्ठी, अब बारी अकबर की, ने सभी को बेचैन कर दिया था। अकबर का चेहरा गंभीर था और बीरबल गहरे सोच में डूबा हुआ। अकबर, बीरबल, ये सिर्फ तलवारों का खेल नहीं है, ये हमारी सल्तनत पर हमला है। बीरबल, जी हां, जहां पनाह, और ये कोई आम दुश्मन नहीं। ये जानता है कि डर फैलाकर महल के भीतर से हमला किया जा सकता है। अकबर, पर सवाल यह है, अगला वार कब और कैसे होगा? बीरबल, हमें इस खेल की जड़ तक पहुंचना होगा, और उसकी शुरुआत होती है सिंह गर्जना तलवार से। एक पौराणिक हथियार माना जाता था, जो अकबर के पूर्वजों को एक महायुद्ध में मिला था। उसके बारे में कहा जाता था कि जो सिंह गर्जना को हाथ में ले, उसके शब्दों में राज होगा और उसकी चाल से तख्त हिलेंगे। वो तलवार महल के गुप्त तहखाने में सदियों से बंद थी, और उसका रास्ता सिर्फ अकबर और बीरबल जानते थे। रात का समय, बीरबल और अकबर दीपक की मंद रोशनी में महल के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना झरोखा था, जिसके पीछे एक दीवार को छूते ही एक पत्थर पीछे खिसक गया। सीढ़ियां नीचे गहराई में जा रही थी। दम घुटने वाली हवा, पुरानी घास की गंध और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट। और फिर एक बड़ा लोहे का संदूक। उस पर लिखा था, वीरता की आवाज। अकबर ने अपनी अंगूठी से उसकी सील तोड़ी, पर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, सामने तलवार नहीं थी, सिर्फ एक और चिट्ठी। राजा की तलवार अब राजा के खिलाफ होगी। सिंह गर्जना अब तुम्हारी नहीं रही, शुरुआत हो चुकी है। अकबर, गुस्से में, ये असंभव है। यहां कोई बिना हमारे जाने कैसे आ सकता है? बीरबल, मतलब साजिश बाहर से नहीं, अंदर से है। कोई है जो हमारे हर कदम को जानता है, कोई बेहद करीबी। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल में एक ऐलान करवाया कि सिंह गर्जना तलवार को वापस लाने वाले को अकबर राज महाशूरवीर का खिताब देंगे और 100 सोने की मुद्राएं। दरबार में जैसे तूफान आ गया। हर कोई कुछ न कुछ सुराग लाने भागा। लेकिन बीरबल ने एक अलग काम किया। उसने पिछले 3 महीनों में महल के अंदर किस किसने तहखाने तक जाने की कोशिश की, उसकी सूची मंगवाई। एक नाम उभर कर सामने आया, महमूद रजा, एक पुराने राजकीय इतिहासकार, जो कभी बीरबल के मित्र थे, पर हाल ही में अदृश्य हो गए थे। बीरबल ने अपने गुप्तचर तिलक सिंह को भेजा। तिलक सिंह ने
महमूद रजा के पुराने घर की तलाशी ली। वहां उन्हें मिला एक नक्शा जिसमें महल का वैकल्पिक रास्ता दिखाया गया था, जो एक पुराने कुएं से होकर गुजरता था। साथ ही मिला एक पत्थर की मूर्ति के नीचे छुपा एक डिब्बा जिसमें सिंह गर्जना का नकली मूठ रखा था। बीरबल, ये वही मूठ है जो असली तलवार से बदला गया है। महमूद रजा ने असली तलवार चुराई है और वो चाहता है शायद कोई और राज सिंहासन पर बैठे। उस रात बीरबल अकेले उस कुएं की ओर गया जहां गहराई में अंधेरा था और केवल जल की आवाज। उसने एक मशाल जलाई और नीचे उतर गया। कुएं के नीचे एक गुफा थी और वहां एक चट्टान पर सिंह गर्जना रखी थी। तलवार की धार चमक रही थी जैसे आग के भीतर से निकली हो, और उसके सामने खड़ा था महमूद रजा। महमूद रजा, तुम आ ही गए बीरबल। मैं जानता था अगर कोई मुझे रोकेगा तो सिर्फ तुम, पर अब देर हो चुकी है। मैं इस तलवार से एक नया युग लाना चाहता हूं बीरबल, और उसके लिए तुम धोखा, हत्या और झूठ का सहारा लोगे। महमूद रजा, राज बदलते हैं बीरबल, और राजा भी, पर इतिहास वही याद रहता है जो डर फैलाता है। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने तलवार की ओर देखा और फिर अपने कमर से छोटी सी रिंग चाकू निकाली। एक तेज वार किया चट्टान के नीचे रखी तलवार पर। तलवार की चमक बुझ गई, क्योंकि असली तलवार नहीं, एक सुनहरे शीशे की नकल थी। बीरबल मुस्कराते हुए, मूल तलवार अब भी महल में सुरक्षित है महमूद। तुम सिर्फ उसकी परछाई चुराकर आए हो। हम जानते थे कि तुम यहां आओगे। तुम्हारे नक्शे में हमने एक नई सुरंग खुद जुड़वाई थी। पीछे से सैनिकों की आवाज आई, हुकुम। महमूद रजा को बंदी बना लिया गया। बीरबल, तुमने न सिर्फ तलवार को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सिंह गर्जना की असली ताकत तलवार में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। बीरबल झुकते हुए, जहां पनाह, तलवारें शासक नहीं बनाती, सच्चाई और समझदारी ही सल्तनत चलाती है। लेकिन जब रात को बीरबल अपने कक्ष में पहुंचा, उसे दरवाजे पर एक और चिट्ठी मिली। अभी खेल शुरू हुआ है, अब असली साजिश सामने आएगी। उस राज से जिसका नाम कोई नहीं लेता। क्या कोई तीसरा खिलाड़ी है इस खेल में? क्या महल की साजिश सिर्फ तलवार की नहीं, किसी और बड़े रहस्य की है? और वो राज क्या है जो सदियों से छुपा हुआ है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और नामहीन साजिश के नीचे पड़ी वो चिट्ठी बीरबल को देर तक सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अब असली साजिश सामने आएगी, उस राज से जिसका नाम कोई नहीं लेता। बीरबल गुमसुम बैठा था। उसके मन में सवालों की आंधी थी। अकबर ने देखा तो धीरे से पूछा, बीरबल, क्या अब भी वो चिट्ठी तुम्हारे जहन में घूम रही है? बीरबल ने सिर हिलाया। जहां पनाह, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो हमें सिर्फ हराना नहीं चाहता, वो सल्तनत की नींव हिलाना चाहता है। अकबर आश्चर्य से, क्या कोई और बड़ा षड्यंत्र है? बीरबल, मेरे पास एक नाम नहीं है, पर सुराग है, क्योंकि जिसने ये चिट्ठी भेजी उसने दो बातें साफ की है। एक, वो महल के हर कोने की खबर रखता है, और दो, वो किसी ऐसे राज से जुड़ा है जिसे जानकर सब चुप हो जाते हैं। उस रात बीरबल गया महल के सबसे बूढ़े रक्षक अमर सिंह के पास। वो 80 वर्ष का था और हर कोने की कहानी जानता था। बीरबल, बाबा, क्या महल में कभी ऐसा कोई राज था जिसका नाम लेना भी मना था? अमर सिंह कांपती आवाज में बोला, सिर्फ एक, दर्पणगृह, एक कमरा जो महल से जुड़ा नहीं दिखता, पर वो यही नीचे कहीं है, जिसका दरवाजा पिछले 50 सालों से बंद है और जिसका जिक्र भी दरबार में वर्जित है। बीरबल चौंकते हुए, दर्पणगृह, कैसा कमरा था वो? अमर सिंह धीरे से, वो एक रहस्यमयी कक्ष था जहां दीवारें आईनों की बनी थी, पर वो आईने चेहरा नहीं, मन दिखाते थे।
राजा महल के राज वहां जाकर आईनों में देखते थे। कहा जाता था, उस कमरे में जाना अपने आप से मिलने जैसा होता है, और कभी कभी अपने सबसे भयानक डर से भी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब खेल साफ हो रहा था। कोई उस कमरे को फिर से खोलना चाहता है, क्योंकि वहां राजा का असली सच छिपा है। रात 12 बजे बीरबल, तिलक सिंह और एक सिपाही ने महल के पुराने तहखाने की दीवार पर अमर सिंह द्वारा बताई गई निशानियों को टटोला। एक ढीली ईंट दबाते ही दीवार दाई ओर खिसकने लगी, और सामने था दर्पण अगृह का दरवाजा, जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे सच दिखे वही अंदर जाए। भीतर घना अंधकार। बीरबल ने मशाल जलाकर कदम रखा। चारों ओर आईनों की दीवारें। हर आईना एक अजीब दृश्य दिखा रहा था। कहीं बीरबल को एक युद्ध भूमि दिखी, जहां उसके जैसे दिखने वाला कोई व्यक्ति पीछे हट रहा था। कहीं एक आईने में बीरबल किसी निर्दोष को सजा देता नजर आया। बीरबल समझ गया, ये कमरे के आईने डर और पछतावे दिखाते हैं, पर एक आईना है जो सच का रास्ता बताता है। और तभी एक आईने में कुछ अजीब दिखा। एक साया नकाब में। उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, तुम सच के करीब हो बीरबल, पर जितना पास जाओगे उतनी ही सल्तनत कांपेगी। तैयार हो बीरबल। अगर साजिश सल्तनत के दिल में है, तो बीरबल सबसे पहले वहां पहुंचेगा। आईना एक ओर खुल गया और एक सीढ़ी नीचे जाती दिखी। बीरबल ने कदम रखा। नीचे एक छोटा सा कक्ष था, जिसमें महल के इतिहास की सबसे पुरानी किताबें रखी थी। एक किताब पर नाम था, ताज की परछाई, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। और उसके अंदर एक अध्याय, एक नकली वारिस की कहानी। बीरबल की सांस रुक गई। वो पढ़ता गया, और जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। अकबर के जन्म के समय एक गुप्त भविष्यवाणी हुई थी कि अकबर का असली वारिस सिंहासन पर नहीं बैठेगा, बल्कि वो जिसे महल कभी अपना मानता ही नहीं था। उस पन्ने पर नीचे लिखा था, सच्चा वारिस अब आ रहा है। बीरबल धीरे से बुदबुदाया, मतलब ये साजिश तलवार या सत्ता की नहीं है, ये विरासत की लड़ाई है। कोई है जो ये साबित करना चाहता है कि बादशाहत किसी और की होनी चाहिए थी, और वो अब वापस आ रहा है। अगले दिन बीरबल ने अकबर से सब कुछ छुपा लिया, क्योंकि वो जानता था, अगर सच अभी सामने आया तो महल में विद्रोह भड़क जाएगा। उसने महल के हर संदेशवाहक, हकीम और पुरोहित की जांच शुरू करवा दी, और तभी उसे मिला एक नाम जो हर लिस्ट में दोहराया गया था, शेख फैयाज, एक पुराना वैद्य, जिसने हाल ही में महल में एक विशेष हकीमी तेल भिजवाया था, जिसे खास अकबर के बालों में लगाया जा रहा था। बीरबल ने तेल का परीक्षण करवाया, और पता चला वो धीरे धीरे स्मृति को कमजोर करने वाला पदार्थ था। बीरबल, मतलब खेल लंबा है। पहले अकबर की याददाश्त मिटाओ, फिर सिंह गर्जना को गायब करो, फिर नामहीन साजिश से दरबार को बांटो, और फिर सिंहासन पर दावा पेश करो। रात को बीरबल ने महल में एक नकली ऐलान करवाया, बादशाह अकबर कल दरबार में एक नई घोषणा करेंगे, सिंहासन के वारिस को लेकर। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था, और तभी एक व्यक्ति दरबार में घुसा, लंबा, तेज नजर, काले लिबास में। उसके पीछे कई ग्रामीण सैनिक जैसे लोग। उसने गरज कर कहा, मैं हूं अकबर का असली वारिस, और मैं आया हूं तख्त लेने। क्या वाकई ये व्यक्ति है असली वारिस, या ये साजिश की अगली चाल है? क्या बीरबल उसके दावे को झूठा साबित कर पाएगा, या सल्तनत अब दो हिस्सों में बंट जाएगी? जानिए अगले भाग में, बीरबल और तख्त का दावा। अगर आप कहें तो मैं तुरंत अगला भाग भी शुरू कर दूं, और इस बार साजिश का घमासान। अकबर बीरबल रहस्यमयी श्रृंखला, भाग 5, बीरबल और तख्त का दावा। पिछला भाग, बीरबल
और नामहीन साजिश। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी दरबारी, सैनिक और मंत्री उस रहस्यमयी व्यक्ति को देख रहे थे जिसने दरबार में प्रवेश करते ही गरज कर ऐलान किया, मैं हूं असली वारिस, अकबर का खोया हुआ बेटा, और अब मैं तख्त लेने आया हूं। अकबर भौचक्का रह गया। बीरबल ने एक नजर में ही सब कुछ तौल लिया। चाल, चेहरे की हरकतें, आंखों की लपटें। ये आदमी या तो बहुत बड़ा धोखेबाज था या बहुत बड़ा सच। अकबर ने उठकर कहा, तुम कौन हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो व्यक्ति मुस्कराया और बोला, जहांपना, आपके पुराने राजमहल के शाही दस्तावेजों में एक रजिस्टर है, ताज की परछाई, उसमें दर्ज है मेरा नाम। आपके जन्म के दिन एक बालक को महल से बाहर भेजा गया था जिसे खगोलविदों ने अपशगुनी कहकर पहचानने से मना कर दिया था। वो बालक मैं हूं। और अब जब आपने सिंहासन के उत्तराधिकारी की घोषणा करनी है, मैं अपनी जगह लेने आया हूं। दरबार में खलबली मच गई। कुछ लोग चुप थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ उसके समर्थन में बोल उठे, अगर ये सच कहता है तो इसकी बात सुनी जानी चाहिए। वारिस का हक छीना गया हो तो इंसाफ जरूरी है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उसने अकबर से कहा, जहांपना, क्या मुझे इस वारिस से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर, पूछो बीरबल। आज दरबार में सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। बीरबल आगे बढ़ा। बीरबल, तो बताओ, तुम्हें किस गांव में पाला गया? आदमी, जोधपुर के पास एक गुप्त कुटिया में। बीरबल, तुम्हारे गुरु कौन थे? आदमी, हकीम फैयाज। बीरबल, मन में सोचते हुए, यही नाम था जो साजिश के तेल में भी मिला था। बीरबल ने मुस्कुराकर अगला सवाल दागा, अगर तुम वाकई बादशाह के बेटे हो तो बताओ, अकबर ने अपनी पहली किताब किसे समर्पित की थी? आदमी थोड़ा रुका, फिर कहा, अपने पिता को। दरबारियों में कुछ फुसफुसाहट हुई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आप अपनी किताब नूर-ए-सल्तनत किसे समर्पित करते थे? अकबर, मेरे गुरु मीर सैयद अली को। दरबार में हंसी फूट पड़ी। पहला झूठ पकड़ा गया था। बीरबल ने पास खड़े तिलक सिंह को इशारा किया। वो तुरंत उस व्यक्ति के पीछे खड़े सैनिकों की तलाशी लेने लगा और चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके पास थे नकली दस्तावेज, एक नकाब और गुप्त खतों का बंडल जो सल्तनत के कई बड़े दरबारियों को भेजे गए थे ताकि वो इस वारिस के पक्ष में खड़े हों। बीरबल ने दस्तावेज सभी के सामने रखे और कहा, जहांपनाह, ये साजिश सिर्फ सिंहासन की नहीं है, बल्कि सल्तनत के दिल में जहर भरने की है। ये आदमी फैयाज के गुट का हिस्सा है जो धीरे धीरे दरबारियों को तोड़कर सत्ता को हथियाना चाहता था। इसने आपके बालों में लगाए जाने वाले तेल में स्मृति कमजोर करने वाला तत्व मिलाया, सिंह गर्जना को गायब करवाया, दर्पणगृह के जरिए पुराने राज ढूंढवाए और अब तख्त पर दावा करने आ गया है। अकबर गुस्से में उठ खड़े हुए। सुरक्षा प्रमुख, इस इंपोस्टर को गिरफ्तार करो और फैयाज को खोज कर लाओ, चाहे वो जमीन में हो या जहर में। पर तभी वो नकली वारिस जोर से हंसा। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली और जमीन पर फेंकी। धुएं का गुबार फैला और वो गायब हो गया। सैनिक दौड़े, लेकिन न कहीं धूल रुकी, न कोई पच्चिन मिला। सिर्फ एक नोट पड़ा था जमीन पर। कहानी अभी बाकी है बीरबल। मैं हर आईने में लौटूंगा जब तक तख्त मेरा न हो जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें महल के हर कोने की जांच करनी होगी। ये लड़ाई खुली नहीं है, ये एक आईने का युद्ध है जहां चेहरा कुछ और, नीयत कुछ और होती है। अकबर, तो क्या ये सब खत्म नहीं हुआ? बीरबल, नहीं जहांपनाह, ये सिर्फ एक मोहरा था। शतरंज की असली चालें अब शुरू होंगी और अगली बार शायद वो चेहरा किसी अपने का हो। रात, बीरबल अपने कक्ष में बैठा। उसने दर्पण गृह की किताब के अंतिम पृष्ठ को फिर से पढ़ा।
नीचे एक और पंक्ति थी, जिसे वारिस कहा गया। शायद वही असली खिलाड़ी हो। बीरबल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। अब उसे ये नहीं डर था कि कौन दुश्मन है, बल्कि डर ये था कि कहीं असली दुश्मन दरबार के भीतर ही न हो। क्या अगली चाल महल के अंदर से चलेगी? क्या बीरबल अगली बार दुश्मन को पहचान पाएगा? क्या ताज की परछाई सच में कोई गुप्त वारिस है या साजिश का हिस्सा? और कौन है वो जिसने बीरबल के दिमाग में शक का बीज बो दिया? जानिए अगले भाग में, बीरबल और आईने का दुश्मन। अगर आप चाहें तो अभी मैं अगला भाग भी लिख देता हूं और इसमें कहानी और भी गहराई में जाएगी। बीरबल और सूंघने का मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में दो आदमी आपस में भिड़ते हुए पहुंचे। एक दुबला-पतला हलवाई और दूसरा गरीब, भूखा मजदूर। हलवाई गुस्से में चिल्ला रहा था, जहां पनाह, इस गरीब ने मेरी दुकान की खुशबू चुराई है। ये हर दिन मेरी दुकान के पास आकर बैठता है और मेरी गरम गरम जलेबियों और समोसों की खुशबू सूंघकर पेट भरता है। पर आज हद हो गई। इसने मेरी खुशबू से इतना आनंद लिया कि मुझे लगा मेरी एक थाली जलेबी तो खा ही ली। दरबार में सब हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन अकबर गंभीर हुए। ये अजीब मामला है, लेकिन शिकायत है तो सुनवाई होगी। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बड़ा गंभीर मुकदमा है। खुशबू की चोरी हमें सबूतों के साथ सुलझाना होगा। बीरबल ने उस गरीब से पूछा, क्या तुमने वाकई उसकी दुकान की खुशबू सूंघी? गरीब बोला, हाँ हुजूर, मगर मैं भूख से मजबूर हूं। खुशबू से दिल को तसल्ली मिलती है, पेट को नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल बोले, ठीक है, हम हलवाई को इसका मुआवजा देंगे, आज ही। हलवाई की आंखें चमक गई। सच में जहांपना? बीरबल ने एक थैली मंगवाई, उसमें कुछ सिक्के डाले और हलवाई के पास ले जाकर थैली को हिलाया। छन छन छन, ये लो तुम्हारा मुआवजा। आवाज सुन लो, जैसे उसने खुशबू ली थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो न्याय को भी हंसी में बदल दिया। हलवाई बेशर्म सा मुस्काया और चुपचाप वापस चला गया। जब दरबार में आया खुशबू तांत्रिक और बीरबल की नाक से हुई सीधी टक्कर। दरबार की हंसी मजाक अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग अब एक दूसरे की रसोई के आगे खड़े होकर खुशबू सूंघने को नवीन खुशबू योग कहने लगे थे। तभी एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। लंबा गेरुआ वस्त्र, माथे पर भभूत, हाथ में रूमाल से ढका नाक और गले में मिर्चियों की माला। उसने गरज कर कहा, मैं हूं खुशबू तांत्रिक। मेरी नाक में दिव्य शक्ति है। मैं खुशबू से पता लगा सकता हूं कि खाने में क्या पक रहा है, किसके यहां जलेबी है और किसके यहां सिर्फ हवा है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर आपको बीरबल से मिलना चाहिए। उनकी नाक ने अब तक कई अपराध सुलझा दिए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तांत्रिक से कहा, स्वागत है आपकी दिव्य नासिका का। आइए, एक प्रतियोगिता हो जाए। कौन नाक से ज्यादा तेज है? प्रतियोगिता का नाम रखा गया सूंघ महायुद्ध। अकबर ने आदेश दिया कि महल के पिछवाड़े 7 ढक्कन वाले मटकों में अलग अलग पकवान रखे जाएं। हर मटका बंद रहेगा। दोनों प्रतियोगी केवल खुशबू से पहचानेंगे कि अंदर क्या है। मटका 1, तांत्रिक ने कहा, यह पनीर है। बीरबल बोले, नहीं, ये मसालेदार आलू है और इसमें हींग ज्यादा है। जब मटका खोला गया, बीरबल सही। मटका 2, तांत्रिक, ये जलेबी है। बीरबल, ये तो बेसन का चिल्ला है, ऊपर से शुद्ध घी में तला गया। फिर मटका खोला गया, बीरबल फिर सही। मटका 3, अब तांत्रिक चुप था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह मटका तो खाली है, लेकिन इसमें से पिछले दिन के खिचड़ी की हल्की याद आ रही है। पूरे दरबार में ठहाकों की बारिश हुई। तांत्रिक झेम गया और बोला, हे बीरबल महाराज, आपकी नाक तो जैसे गूगल है, मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम हूं। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल,
तुम्हारी नाक को हम अब दरबारी सूंघ मंत्री का दर्जा देते हैं। बीरबल और सूंघने का मुकदमा अंतिम भाग। नाक ने लिया बदला। नाक मिलते ही बीरबल ने दरबार में सबको धन्यवाद कहा और कहा, अब जब मेरी नाक वापस आ गई है तो मुझे नाक चोर को भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक बीरबल की नाक ने खुद बोलना शुरू कर दिया। मैं चुप थी इतने दिन, पर अब नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा। नाक बोली, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मेरी तरफ से वकील बीरबल ही होंगे। अकबर और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल बोले, अगर मेरी नाक ही वकील बनाए तो मैं क्या कर सकता हूं। और फिर हुआ पहली बार नाक बनाम नागचोर का ऐतिहासिक मुकदमा। नागचोर ने माफी मांगी और बदले में नाक ने कहा, ठीक है, अगर तुम हर शुक्रवार को मेरे नाम से खुशबूदार पकवान बनाओ तो मैं केस वापस ले लूंगी। अकबर बोले, इतिहास में पहली बार किसी की नाक ने मुकदमा जीता है, और वो भी बीरबल की नाक। पूरे दरबार में ठहाके, रसगुल्ले और इतर की महक फैल गई। बीरबल मुस्कराए और बोले, नाक हो तो ऐसी जो मुकदमा भी लड़े और मिठाई भी दिला दे। है बीरबल और खटमल के संपत्ति का झगड़ा। राजमहल के बगीचे में बीरबल एक आरामदायक झूला झूलते हुए नींद का आनंद ले रहे थे। तभी उनके पास एक कागज गिरा जिसमें कुछ लिखा था, मेरे खटमल को हथियाने वाला मुझे नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने कागज को उठाया और आंखों में चमक ले आए। तो ये है मामला, उन्होंने खुद से कहा। अगले दिन दरबार में एक और हंगामा हुआ। राजमहल के सबसे बड़े जमींदार राजा विक्रम ने दरबार में घुसते ही कहा, जहांपनाह, मेरी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है। खटमल की तरह घुसा और सब कुछ खा गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अकबर ने शांति से पूछा, राजा विक्रम, ये खटमल क्या है? मच्छर तो समझ में आता है, लेकिन खटमल, ये कैसे साबित होगा? राजा विक्रम ने दुखी होकर कहा, आप नहीं समझेंगे। जहांपनाह, ये केवल खटमल नहीं है, ये मेरी पूरी संपत्ति का हिस्सा है, और अब ये खटमल मेरी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। अकबर का माथा ठनका। अब ये कैसे हो सकता है? खटमल संपत्ति के मामले में कैसे आ गए? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, ये जरूर एक रहस्य होगा। हम इसे सुलझाएंगे। दरबार में एक अजीब स्थिति थी। राजा विक्रम ने अपनी संपत्ति की बात की थी और बीरबल ने इसकी सच्चाई का पता लगाने का जिम्मा उठाया। बीरबल ने राजा विक्रम से पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि ये खटमल आपकी संपत्ति का हिस्सा थे? राजा विक्रम ने अपनी जमीन के एक हिस्से का चित्र दिखाया जिसमें लिखा था, यह खटमल द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर राजा से कहा, क्या आप इस चित्र पर एक गवाह ला सकते हैं? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे सेवक थे जो सब देख रहे थे, लेकिन उन सेवकों ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। बीरबल ने सवाल किया, क्या खटमल सिर्फ आपकी संपत्ति तक ही सीमित थे या और कहीं भी देखे गए थे? राजा विक्रम ने चौंकते हुए कहा, वे मेरे बगीचे में थे, मेरी हर बिस्तर पर थे, और यहां तक कि मेरी किताबों के बीच भी थे। बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपने ख्यालों में खोते हुए कहा, जैसा कि मुझे समझ आता है, ये खटमल सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं खाते थे, बल्कि उन्हें कोई और भी खिला रहा था। राजा विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या मतलब है आपका? बीरबल ने आगे कहा, खटमल कभी बिना कारण किसी जगह नहीं जाते। यदि ये आपके बगीचे में थे तो इसका मतलब है कि कोई तो था जिसने इन खटमलों को वहां लाकर छोड़ दिया। राजा विक्रम अब समझ नहीं पा रहे थे। बीरबल ने आगे बताया, मैं जानता हूं कि आप गुस्से में हैं, लेकिन खटमल का मालिक कोई और है। सब चुप हो गए। फिर बीरबल ने राजमहल के माली, राजा विक्रम के निजी सेवक और कुछ और सेवकों से सवाल किए। हर किसी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में खटमल के झुंड कहीं और से आकर बगीचे में बिस्तर पर घूम रहे थे, लेकिन इन खटमलों का असली रहस्य खुलने वाला था। बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। उसने कहा, अब मैं इसका राज खोलता हूं।
असल में ये खटमल राजा विक्रम की संपत्ति का हिस्सा नहीं थे। ये खटमल उसके अपने बगीचे में लगाए गए एक खास पौधों से आए थे, जो एक जादुई पौधा था। राजा विक्रम ने तुरंत विरोध किया। ये क्या बकवास है बीरबल, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। बीरबल ने तब यह खुलासा किया, हाँ, यह पौधा खुदरा व्यापारी माली के पास था, और जब ये खटमल बड़े होते गए तो उन्होंने उन्हें बगीचे में फैलने दिया। उनका उद्देश्य था राजा विक्रम की संपत्ति को तबाह करना। माली ने चुपचाप माना। उसने स्वीकार किया कि वो ही खटमलों का जिम्मेदार था, क्योंकि उसने माली के आदेश से काम किया था। राजा विक्रम ने गुस्से में आकर माली को निकाल दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को सच में सुलझा लिया। अब राजा विक्रम को अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम हर उलझे मामले को शांत दिल से देखें तो सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। अकबर हंसे, तुम सही कहते हो बीरबल, और अब से मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मेरी संपत्ति का कोई खटमल न खा जाए। बीरबल और नकली ज्योतिषी, जो हर किसी की किस्मत बदलने आया। दरबार में उस दिन कुछ अजीब था। सभी दरबारी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, और उनकी आंखों में उत्सुकता और रहस्य की झलक थी। दरबार के दरवाजे पर एक नया व्यक्ति खड़ा था, जिसकी सफेद चादर और हाथ में एक छोटी सी किताब थी। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने आया हो। उसकी हवा में कोई रहस्य था, और यही रहस्य दरबार के सभी लोगों को खींच रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि नकली ज्योतिषी था, जो खुद को विभव ब्राह्मण के नाम से पहचानता था। वो दावा कर रहा था कि वो भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। उसका कहना था कि वो हर किसी की किस्मत बदल सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, तो ये है वो ज्योतिषी जो हमें अपनी भविष्यवाणियों से प्रभावित करने आया है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, ये तो हम तभी जान पाएंगे जब इस ज्योतिषी की शक्ति का परीक्षण किया जाएगा। नकली ज्योतिषी ने दरबार में आकर बोला, राजा अकबर, मैं जानता हूं कि आप एक महान शासक हैं, लेकिन आपके राज्य में सबकी किस्मत बदल सकती है। बस मुझे एक मौका दें, मैं सबकी जिंदगी में खुशी भर दूंगा। अकबर थोड़े चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दावा बड़ा ही अजीब है, लेकिन बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल की आंखों में एक मुस्कान थी। हुजूर, क्यों न हम इसे एक अवसर दें, लेकिन ध्यान रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नकली ज्योतिषी ने अपनी किताब खोली और कहा, मैं हर किसी की किस्मत को पढ़ सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो। मैं उनके भाग्य को बदल सकता हूं। फिर उसने पहले दरबारी मिर्जा की तरफ इशारा किया, मिर्जा, तुम जल्द ही अमीर बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी चुनौती आ सकती है। मिर्जा की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? उसने पूछा। मैं तो हमेशा चाहता था कि मुझे कुछ बड़ा मिले। बीरबल हंसते हुए बोले, हां, वो बड़ी चुनौती तो हो सकती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सफलता और चुनौती के बीच में क्या है? नकली ज्योतिषी ने फिर अपनी नजरें घुमाई और अकबर की ओर इशारा किया। राजा अकबर, आपकी किस्मत तो बेहद रोशन है, लेकिन अगर आप कुछ महीनों में किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आपको एक बड़ा राज पता चलेगा, जो आपके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने उसकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, तो तुम मुझसे भी यह दावा कर रहे हो? नकली ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, हां, मैं आपको यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो चुपचाप दरबार में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच थी। हुजूर, बीरबल ने कहा, हमने अब तक सुना है कि यह व्यक्ति हर किसी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन क्या हम ये जान पाएंगे कि उसका दावा सच है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर ज्योतिषी से पूछा, तुमने हमारी भविष्यवाणी की है, लेकिन क्या तुम्हारी कोई विशेष शक्ति है जो सबको दिखा सके? नकली ज्योतिषी ने हां में सिर हिलाया और कहा,
मुझे विश्वास है कि मेरी शक्ति बहुत बड़ी है, महाराज। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हवा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। इससे पहले कि किसी को समझ में आता, अचानक दरबार में एक हलचल मच गई। दरबार के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और हर कोई उलझन में था। बीरबल ने आंखों से इशारा किया और धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, क्या आपको यह सही नहीं लग रहा?